Our next topic from the general surgery is about the acid-base disorders, chapter number 15 of your book अब्दुल वहाब डोगर। इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है आपको कि हमारी बॉडी में क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। किसके दरमियान में? इन सब आयन्स के दरमियान में, मतलब कि हाइड्रोजन आइंस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है, बाइकार्बोनेट है। तो ये सारे जो हमारी बॉडी में है एक इक्विलिब्रियम के साथ रहते हैं। और हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन जो है वो हमें पीएच का बताती है कि अगर पीएच जो है वो कम होगी तो उसका मतलब है कि एसिडोसिस है, और अगर पीएच ज़्यादा होगी इसका मतलब एल्कलोसिस है। तो हाइड्रोजन आयन हमें क्या बताता है? पीएच का बताता है। और पीएच उन्होंने नॉर्मल रेंज आपको बताई है, जो हम नीचे देखते हैं टेबल में। और ये सारे जितने भी होते हैं हमारी एसिड बेस मेजरमेंट, ये होती हैं ABGs, आर्टीरियल ब्लड गैसेस, कपल्ड विद द मेजरमेंट ऑफ ब्लड लैक्टेट लेवल। तो ये हमारा टेबल आपको नज़र आ रहा है कि इसमें ये नॉर्मल रेंजेस उन्होंने बताई हुई हैं सब चीज़ों की। एक तरफ उन्होंने एसिडिक बताया हुआ है और एक तरफ अल्कलाइन बताया हुआ है। वो बताते हैं कि 7.35 से लेके 7.45 तक को रेंज है, ये नॉर्मल है, 7.35 टू 7.45 पीएच की। लेकिन ऑब्वियसली जब 7.35 से कम होगी पीएच तो इसका मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट है, और अगर 7.45 से ज़्यादा होगी पीएच इसका मतलब एल्कलाइन एनवायरनमेंट है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर का नॉर्मल है वो क्या है? 35 टू 45। तो अगर 35 से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज़ व्हाट? इट इज़ एसिडिक चीज़ ना। बाइकार्बोनेट जो इससे बनता है, वो जो होता है कार्बोनिक एसिड, वो एसिडिक चीज़ होती है। तो यहाँ पे टेबल में गलत लिखा हुआ है, 45 से ज़्यादा होगी कार्बन डाइऑक्साइड तो एसिडिक है, और अगर 35 से कम होगी कार्बन डाइऑक्साइड तो इसका मतलब एल्कलाइन है। और फिर बाइकार्बोनेट इज़ अ बेस। तो नॉर्मल रेंज क्या होती है बाइकार्बोनेट की? 22 टू 26 होती है। तो अब बेस जो है अगर वो कम होगी तो एसिडिक चीज़ होगी, तो 22 से कम होगी तो एसिडिक है। और अगर बेस ज़्यादा है मतलब 26 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? अल्कलाइन हो जाएगा। तो ये चीज़ टेबल हमने याद रखना है। फिर एसिडोसिस और एल्कलोसिस जो है देन आते हैं प्राइमरी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और प्राइमरी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। मेटाबॉलिक में जो चीज़ आपने याद रखनी है वो है हमारा बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि अगर बाइकार्बोनेट का लेवल बॉडी में क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा या मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। ठीक है, और आप मुझे बताएं अगर बाइकार्बोनेट का लेवल बॉडी में कम हो जाता है तो मेटाबॉलिक जो है वो एसिडोसिस होगा या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। तो ये समझ आई कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्या है कि जब बाइकार्बोनेट का लेवल बॉडी में, मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है? जब बाइकार्बोनेट का बॉडी में लेवल कम है। ठीक है, और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कब है? जब बॉडी का बाइकार्बोनेट लेवल ज़्यादा है। तो इसका रिस्पॉन्स बॉडी में क्या आना चाहिए? जब भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होती है तो रेस्पिरेटरी कॉम्पनसेशन होती है, और रेस्पिरेटरी कॉम्पनसेशन किससे होती है? कार्बन डाइऑक्साइड से। तो आप मुझे बताएं अगर बाइकार्बोनेट का लेवल बॉडी में कम है और बॉडी में हुई है एसिडिटी, तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या होना चाहिए बॉडी में इसको कॉम्पनसेट करने के लिए? कम होना चाहिए। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम कैसे होगी बॉडी में? जब बंदा जो है वो हाइपर वेंटिलेशन करेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कम कैसे होगी? जब बंदा क्या करेगा? हाइपर वेंटिलेशन करेगा। हाइपर वेंटिलेशन मतलब तेज़ तेज़ सांस लेगा ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले। ठीक है, इसी तरह अगर एल्कलोसिस हुई है मतलब पीएच जो है वो हमारी ड्रॉप हुई है, इंक्रीज़ हुई है 7.45 से,
या हम कह सकते हैं बाइकार्बोनेट का लेवल बॉडी में ज़्यादा है, अल्कलोसिस हुई हुई है, तो इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या होना चाहिए, अल्कलोसिस में बॉडी में ज़्यादा होना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा कैसे होगी, बंदा आहिस्ता आहिस्ता सांस लेगा, आहिस्ता आहिस्ता सांस लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जमा होती जाएगी, तो हाइपोवेंटिलेशन। तो जब भी प्राइमरी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं तो रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स क्या होता है कि हाइपोवेंटिलेशन या हाइपरवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन कब होगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बॉडी में ज़्यादा करवाना है अल्कलोसिस में। तो देखें दोनों एरोज सेम आ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी नीचे है, बाइकार्बोनेट का भी नीचे है, और दोनों एरोज यहाँ पे भी सेम है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा है और बाइकार्बोनेट भी ज़्यादा है। फिर है प्राइमरी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ये भी हम कर लेते हैं कि अगर बॉडी में चल रही है हाइपर वेंटिलेशन तो कार्बन डाइऑक्साइड तेज़ सांस लेने की वजह से बाहर जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल का बॉडी में कम हो जाएगा क्योंकि हाइपर वेंटिलेशन हो रही है। जब बॉडी में कम होगा तो रेस्पिरेटरी क्या होगी, एसिडोसिस होगी या एल्कलोसिस होगी, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगी। अगर बंदा ले रहा है आहिस्ता आहिस्ता सांस, हाइपोवेंटिलेशन हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में क्या होगी, जमा होना शुरू हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होगा तो क्या होगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी या एल्कलोसिस होगी, एसिडोसिस होगी। तो बाइकार्बोनेट क्या होगा इसके रिस्पॉन्स में, जब बॉडी में अब बाइकार्बोनेट कॉम्पनसेट करेगी, कौन, किडनी, कि किसी तरह वो जो हुई है एल्कलोसिस उसको मैं ठीक करूं, तो एल्कलोसिस को वो ठीक कैसे करेगी, बाइकार्बोनेट को निकाल के या ज़्यादा करके, निकाल के। तो किडनी जो है वो बाइकार्बोनेट को बॉडी से निकालेगी, तो बाइकार्बोनेट क्या होगा, कम होगा। एसिडोसिस में जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो बाइकार्बोनेट को क्या होना चाहिए, जमा होना चाहिए, रिटेन होना चाहिए या लूज़ होना चाहिए, रिटेन होना चाहिए। तो एरो सेम हो गए, ठीक है, कॉम्पेंसेशन एरो सेम है। सो यही पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को एसिड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ब्लड में जो है वाटर के साथ मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और बनाती है कार्बोनिक एसिड। इस वजह से हम इसको जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एसिड देते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिक में आपने बाइकार्बोनेट याद रखना है, रेस्पिरेटरी में कार्बन डाइऑक्साइड का याद रखना है। दोनों कंपनसेशन क्या करने की कोशिश करेंगे, पीएच को नॉर्मल। अब नेक्स्ट जो हमारी चीज़ आती है वो आती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो मुझे बता दें कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होगा, पीएच के साथ क्या होगा। एसिडोसिस है तो पीएच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 7.35 से कम हो जाएगी पीएच। ओके, इसके अलावा बाइकार्बोनेट के साथ क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कम हो जाएगा। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन प्लाज्मा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, दैट इज़ डिक्रीज्ड पीएच। हाइड्रोजन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली पीएच कम होगी, इन कॉम्बिनेशन विद डिक्रीज इन बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन। तो कॉम्पेंसेशन क्या होनी चाहिए, कॉम्पेंसेशन क्या होनी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड की, रेस्पिरेटरी कॉम्पेंसेशन क्या होनी चाहिए, हाइपर वेंटिलेशन होनी चाहिए या हाइपो वेंटिलेशन होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी में हुई हुई है एसिडिटी, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी तो एसिडिटी ठीक होगी ना, पीएच ठीक होगी, तो हाइपर वेंटिलेशन होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलेगी। और किडनी क्या होगी, किडनी अब रेस्पिरेशन जो है वो क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालेगी, ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन होगी। अच्छा, अब ये हो गया हमारी लंग्स कहती हैं चलो हमने काम कर दिया। अब किडनीज कहती हैं कि ये जो बॉडी में एक्सेस हाइड्रोजन जमा हुआ है, जिसने पीएच को जो है वो कम किया हुआ है, इसको भी मैं ज़रा बाहर निकालूं। तो किडनी क्या करेगी कि हाइड्रोजन आयन को बाहर निकालेगी
और बाइकार्बोनेट जो ये HCO3 आइंस हैं इनकी रीअब्जॉर्प्शन करेगी। तो हाइड्रोजन आइन बॉडी से कम होंगे, बॉडी से बाहर निकलेंगे किडनी से, और बाइकार्बोनेट बॉडी में जमा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है। तो अब वो आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं ये ऊपर, और उसके बाद वो बताते हैं कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होगा बॉडी में। ऐसे ही होगा ना कि या तो बॉडी में अंदर एसिड मेटाबॉलिक एसिड के कॉजेज़ बताने लगे आपको कि बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होती है, कि हमारी बॉडी के अंदर एसिड्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, लाइक लैक्टिक एसिड, कीटोन बॉडीज़, ठीक है, जो कीटो एसिडोसिस करवाते हैं। या ये हो सकता है कि या तो एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है या बाइकार्बोनेट का बॉडी से लॉस हो रहा है जिसकी वजह से एसिडोसिस हो रही है। तो ये एक कॉज हो गया, इंक्रीज लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट कब लॉस होता है? इन कंडीशंस में, इंटेस्टाइनल फिस्टुला के केस में, हाइपरकोलेरेमिक एसिडोसिस में। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जब एसिड्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो एनोइन गैप इंक्रीज़ होगा, और जब बाइकार्बोनेट का लॉस इंक्रीज़ होगा तो एनोइन गैप नॉर्मल होगा। ठीक है, एनोइन गैप क्या होता है? हमारी बॉडी में क्या होते हैं? एनाइंस होते हैं और कैटाइंस होते हैं। कैटाइंस कौन कौन से हैं? सोडियम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और अनमयर्ड छोटे छोटे एनाइन छोटे छोटे कैटाइंस होते हैं, मतलब कि जो अनमयर्ड होते हैं, फजूल, जो हमें मतलब कहते हैं कि ना जो होते हैं। ठीक है, और एनाइंस होते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। कौन से हैं? क्लोराइड है और बाइकार्बोनेट है, ये एनाइंस हैं, और अनमयर्ड एनाइंस हैं, जैसे कैटाइंस अनमयर्ड थे। जो नॉर्मल एनोइन गैप होता है वो क्या होता है कि बॉडी में जितने कैटाइंस होंगे उतने ही एनोइंस होंगे, उनके दरमियान में इक्विलिब्रियम होगा, तो वो इक्वल होते हैं। तो जब हम माइनस करेंगे कैटाइंस माइनस एनोइंस, तो वो कितना आना चाहिए? 0, लेकिन वो होता है नॉर्मल 8 to 12। क्यों 8 to 12? क्योंकि बॉडी में अनमयर्ड कैटाइंस और एनोइंस होते हैं जो 0 के बजाय थोड़ा बहुत डिफरेंस रखते हैं कैटाइंस और एनोइंस में, और वो है 8 to 12 नॉर्मल। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस एलिवेटेड एनोइन गैप कब होगा। एलिवेटेड एनोइन गैप तब होगा जब हमने देखा मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कि जब बॉडी में इंक्रीज प्रोडक्शन होती है एसिड्स की, लाइक लैक्टिक एसिड, कीटोन बॉडीज़, ये सारे एनोइन गैप इंक्रीज़ करते हैं। एनोइन गैप क्यों इंक्रीज़ होता है? क्योंकि अनमयर्ड एनोइंस का लेवल बॉडी में ज़्यादा होता है। इनके इंक्रीज़ होने की वजह से लैक्टिक एसिड, कीटो एसिड्स, ये सारे जो हैं अनमयर्ड कैटाइंस का लेवल ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से एनोइन गैप जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एनोइन गैप जो था वो इतना था, ये देखें इतना था ये वाला, लेकिन यहाँ पे वो इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, एक दूसरी कंडीशन होती है नॉर्मल एनोइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जिसकी हमने कॉज पढ़ी है कि जब बॉडी में बाइकार्बोनेट लॉस हो रहा है। तो बाइकार्बोनेट पहले इतना था, अब बाइकार्बोनेट लॉस हो रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज़्म रखा हुआ है कि जब भी बॉडी में लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट होगा तो उसकी कॉम्पनसेशन के लिए क्लोराइड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। क्लोराइड का लेवल जब ज़्यादा होगा तो वो इस गैप को, जो कि बाइकार्बोनेट के लॉस की वजह से हो रहा था, उसको फिल कर लेगा, जिसकी वजह से एनोइन गैप पहले भी इतना था, अभी भी इतना है, क्योंकि क्लोराइड आइंस ने उसको कॉम्पनसेट कर दिया। लेकिन क्लोराइड का लेवल्स तो ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से हम इसको कहते हैं नॉर्मल एनोइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, लेकिन हाइपरकोलेरेमिक है। हाइपरकोलेरेमिक
नॉर्मल एनोइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब बेस डेफिसिट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। बेस डेफिसिट के हमें कितना बेस चाहिए कि हम उसको नॉर्मल कर सकें, उसका फॉर्मूला होता है ये वाला, हमने पहले भी एक जगह पे पढ़ा हुआ है किसी चैप्टर में, कि बेस डेफिसिट इज इक्वल टू नॉर्मल बाइकार्बोनेट माइनस मयर्ड बाइकार्बोनेट इंटू 0.2 इंटू वेट इन kg। 0.2 होता है कि 20% जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है उसको कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल बाइकार्बोनेट हमारा बॉडी में जो है वो फॉर एग्जांपल 23 है, 22 to 26 होता है ना, 23 है। और मयर्ड बाइकार्बोनेट फॉर एग्जांपल हमारा 18 है। ठीक है, तो उसको उससे माइनस करेंगे, 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और पेशेंट का जितना वेट होगा, फॉर एग्जांपल 70 kg का वेट है। ठीक है, तो जो आंसर आएगा ना वो हमें बताएगा कि इतना जो है वो जो भी आंसर होगा, ठीक है, इतना बाइकार्बोनेट चाहिए कि वो 22 to 26 नॉर्मल हो सके। तो दिस इज़ बेस डेफिसिट। कॉजेज़ क्या है मेटाबॉलिक एसिडोसिस के, हम पढ़ चुके हैं कि या तो इंक्रीज्ड एनोइड गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, जिसकी हमने कॉजेज़ देखी है कि या तो लैक्टिक एसिडोसिस है विच अकर्स इन शॉक, स्वीयर हेमरेज, लिवर फेलियर, मतलब ऐसी स्टेट्स जिसमें बॉडी में हाइपोक्सिया हुआ है और उसकी वजह से एनारोबिक मेटाबॉलिज्म चल रहा है, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म के थ्रू लैक्टिक एसिडोसिस हो रही है। या कीटो एसिडोसिस, लाइक आपको पता है डायबिटीज़ के लोगों में कीटो एसिडोसिस होती है, या स्टारवेशन के अंदर कीटो एसिडोसिस शुरू हो जाती है, या रीनल फेलियर के अंदर, रीनल फेलियर के अंदर भी बॉडी में एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जो नॉर्मल एनोइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कॉजेज़ है जिसमें बाइकार्बोनेट लॉस होता है, वो हमने पहले भी पढ़ा है, या तो फिस्टुला बना हुआ है, या डायरिया हुआ है, या हाइपरकोलेरेमिक एसिडोसिस। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे आप मुझे खुद बताएं कि एसिडोसिस में हाइपर वेंटिलेशन होनी चाहिए या हाइपो वेंटिलेशन होनी चाहिए। ऑलरेडी एसिड ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना है, तो उसके लिए हाइपर वेंटिलेशन होगी। एसिडोसिस है तो बाइकार्बोनेट के लेवल को ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? ऑब्वियसली कम होना चाहिए। और पीएच को क्या होना चाहिए एसिडोसिस में? डिक्रीज़ होना चाहिए, तो हमें डिक्रीज़ मिलेगी। ट्रीटमेंट क्या है कि जो कॉज है उसको ट्रीट करो। शॉक, लैक्टिक एसिड की जिसमें प्रोडक्शन हो रही है, स्वीयर हेमरेज, लिवर फेलियर, शॉक, उनको ट्रीट करो। कीटो एसिडोसिस को ट्रीट करो, रीनल फेलियर को ट्रीट करो, डायरिया है तो उसको ट्रीट करो, फिस्टुला है तो उसको ट्रीट करो। तो ट्रीट द कॉज। टिश्यू परफ्यूजन के लिए अच्छा करने के लिए एडिक्वेट रिससिटेशन, लैक्टेट लेवल ठीक करो। टिश्यू परफ्यूजन क्यों ठीक करनी है? क्योंकि ऐसी लैक्टिक एसिडोसिस हो इस वजह से रही है एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, तो उसको ठीक करो एडिक्वेट रिससिटेशन से और करेक्ट करो लैक्टेट को। अगर स्वीयर एसिडोसिस है तो कार्डिक अरेस्ट को प्रिवेंट करने के लिए फिर हम ये डालते हैं एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट, अदरवाइज़ नहीं देते। माइल्ड केसेस में नहीं देना, क्योंकि माइल्ड केसेस में ये जो है सोडियम बाइकार्बोनेट ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है और ये फर्दर एसिडोसिस करवाती है, तो सीवियर केसेस में इसको देना है। अब वो आपको बताएंगे। मेटाबॉलिक एसिडोसिस को करेक्ट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि क्या होता है जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है तो हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी और आउटपुट कम होता है, आर्टरीज वेज़ोडाइलेट करना शुरू कर देती हैं, हाइपोटेंशन होना शुरू हो जाती है, और हम जितना मर्जी जो है वेज़ोडाइलेशन के लिए वेज़ो कंस्ट्रक्टिव एजेंट्स दें, कैटेकोलामिन्स दें, उससे फर्दर फ़ायदा नहीं होगा जब तक हम कॉज को ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, आप मुझे बताएं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में हाइड्रोजन आयंस क्या होंगे? कम हो जाएंगे, तो पीएच क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, बाइकार्बोनेट को क्या होगा? अब जल्दी जल्दी हम करेंगे क्योंकि एक हमने इसकी देख लिया। बाइकार्बोनेट क्या होगा एल्कलोसिस में? ज़्यादा हो जाएगा। कॉम्पनसेशन क्या होगी? लंग्स क्या करेंगे एल्कलोसिस में? कार्बन डाइऑक्साइड को रिटेन करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से? आहिस्ता आहिस्ता सांस लेंगे, हाइपो वेंटिलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी होगी, जमा होगी,
हाइपोवेंटिलेशन होगी। और किडनी क्या करेगी? बाइकार्बोनेट को बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करेगी। तो कॉम्पेंसेशन की समझ आई। अब कॉजेज़ क्या है? एल्कलोसिस में क्या है? हमने देखा कि इसमें हाइड्रोजन आयंस लॉस हो रहे हैं। अब याद रखना है किस किस कंडीशन में हाइड्रोजन हमारी बॉडी से निकलता है। वॉमिटिंग के केस में, नेज़ोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन के केस में, ठीक है, क्योंकि वॉमिटिंग से स्टमक का एसिड बाहर आएगा HCl, तो वॉमिटिंग से H+ लॉस हो रहा है। हाइपोकैलीमिया की वजह से, हाइपोकैलीमिया में क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में पोटेशियम का लेवल सीरम में कम होगा तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन आइंस हैं वो सेल से निकल के बाहर आना शुरू हो जाएंगे, हाइड्रोजन आइंस सेल से, ठीक है। मूव फ्रॉम ड्यूरिंग हाइपोकैलीमिया हाइड्रोजन आइंस मूव फ्रॉम ICF टू ECF with hydrogen ions and thus producing alkalosis। और डिस्टल रीनल ट्यूबुलर सेल्स क्या करते हैं, वो पोटेशियम को रिटेन करना शुरू करते हैं और हाइड्रोजन को बॉडी से बाहर निकालते हैं। कि मतलब किडनी जो है वो क्या करेगी, पोटेशियम को बॉडी के अंदर लाएगी और हाइड्रोजन को बॉडी से बाहर निकालेगी, जिसकी वजह से एल्कलोसिस होगा। ट्रीटमेंट क्या होगा एल्कलोसिस का, कि जो चीज़ है उसको ट्रीट करो, वॉमिटिंग है उसको ट्रीट करो, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमने फ्लूइड रिप्लेसमेंट करनी है वॉमिटिंग के केस में, और करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स करने हैं, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम। हाइपोकैलीमिया को ट्रीट करना है, और जो वॉमिटिंग में सारा कुछ लॉस हो रहा है उसको ट्रीट करना है। तो एडिक्वेट फ्लूइड रिप्लेसमेंट एंड करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट पार्ट से हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कलोसिस से करते हैं।